क्वेश्चन में नंबर ओके। मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग इंटरिम डिविडेंड 2 लाख पर 2016 लिखना। आपके मॉड्यूल में क्या है 18 है ना, तो गलती से वो 18 हो गया था राइट। तो क्वेश्चन बेटा, सो ये है आपके पास आंसर। ओपनिंग कैश बैलेंस आपका 10 लाख था। कैश सेल्स कितना आया बेटा 4,50,000 एंड 4,50,000 एंड 4,60,000 सबका यही आया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या आया बेटा आपका 33,75,000। दूसरे का 8,25,000। ये खुद से आया आपको या बाप रे, पूरा फॉर्मेट करके खुद से करते हैं वही तो बड़ी बात है। आपका 4 लोग हैं, पूरा फॉर्मेट करके दो और फिर ये खुद से। अब्दुल बहुत लोग है ये। पी का बराबर है ना बेटा, लोग कितना को पूरा फॉर्मेट में लिखता हूँ फिर रैंक पूरा अच्छा। और उसमें गलती कितनी हुई सच बताने की, गलतियां एक भी गलती नहीं हुई। पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स यस बराबर है क्या देखिए अमाउंट्स। ध्रुवी बेटा अमाउंट्स बराबर है आपके 29 lakhs 29 lakhs 33 lakhs 3 lakhs 3 lakhs। डिविडेंड लास्ट में आया था 2 lakhs। इन इंस्टॉलमेंट 50 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 111। तुझे इतना समझ में आया बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग जाएगा। क्या नॉलेज है, इतना नॉलेज आपको मिला हुआ है। हो प्रतीक सही। यस प्रतीक देसाई आपको भी समझा था अक्टूबर का, ये नवंबर में चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस में। गुड, बहुत सही। सर मैच हुआ ही रहेगा आप सबका। अच्छा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको इजी है। वर्किंग नोट्स बताने की जरूरत है 50% इन नेक्स्ट मंथ और ये नेक्स्ट आप देख सकते हो। आई होप आपको ये आया होगा वर्किंग नोट। ऊपर का आंसर करेक्ट है तो वर्किंग नोट आया ही होगा आपको बच्चे। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। नेक्स्ट में लिख कैश बजट। क्वेश्चन नंबर 17 कैश बजट। Collection from debtors and payment to creditors are important working notes. Collection from debtors, payment to creditors are important working notes. Important working notes. और कुछ बाकी फिर ये रखो क्योंकि ये पहली बार क्वेश्चन सच में 2016 में कॉस्टिंग में आया था, एक बार चेक करना क्योंकि एकदम थोड़ा डाउटफुल हूं मैं। कॉस्टिंग में ये क्वेश्चन कैसे डाल दिया पर चेक करना 2016 का नवंबर का पेपर कोई भी, और उसमें एक क्वेश्चन था क्या चेक करना। कॉस्टिंग एफएम तब मिक्स था, मुझे वो याद नहीं आ रहा। कॉस्टिंग एफएम 50-50 था वो टाइम का क्वेश्चन था या प्योर कॉस्टिंग के पेपर में आया। प्योर कॉस्टिंग के पेपर में ये आया होगा तो फिर बहुत बड़ी गलती हो गई आई। देखो मैं वापस एक बार बोलता हूँ, पूरा खेल के प्रोडक्शन बजट है दो। आपको बहुत सारी नई चीजें होगी कि प्रोडक्शन बजट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही होते हैं आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हो प्रोडक्शन बजट को लिखना, और वही एडजस्टमेंट है। पर उसमें कल आपने देखा रहेगा शर्ट और पैंट्स का एक क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का,
तो ये ऐसे क्वेश्चंस आए तो भी बेटा पढ़ते रहो, अपने आप समझ में आएगा। अभी ये क्वेश्चन भी आपके लाइफ में पहली बार आपने वहां पे देखा रहेगा, तो भी आपको फॉर्मेट ध्यान में आना चाहिए कि भाई कैश बजट है, थोड़ा मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि तुरंत वहां पे क्लिक हो जाएगा आपको, पर कुछ तो लिख के आओ, एटलीस्ट ओपनिंग बैलेंस, पेमेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्वेश्चन है ना, जब पहले 15 मिनट जब आपको मिलते, तो 15 मिनट में आपको समझ में आना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होगा सीक्वेंस में। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस ऑप्ट करना के 9 जो 8 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 8 मार्क्स, वो ऑप्ट कीजिए। डायरेक्ट 16 मार्क्स का होगा तो मत ऑप्ट करना, या 12 4 ये भी कॉम्बिनेशन मत देखो। कौन सा कॉम्बिनेशन देखोगे? 8 8 का कॉम्बिनेशन। ओके, सो 8 मार्क का क्वेश्चन मैनेजेबल होता है, 12 मार्क थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उस सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस। और 16 मार्क तो बहुत ही डेंजरस होगा। और 16 मार्क का क्वेश्चन मतलब वो लोग डालेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देंगे, या मार्जिनल कॉस्टिंग का बड़ा क्वेश्चन डाल देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन 16 मार्क के लिए आया तो, या कॉस्ट लेजर अकाउंट, प्रोसेस कॉस्टिंग मैक्सिमम 12 मार्क तक पहुंच सकते हैं, याद रखो। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी वो कहाँ तो भी खुद को सीमित कर देंगे। ठीक है, सो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन बजट। तो ये वीडियो में हमने प्रोडक्शन बजट प्लस कैश बजट ये कवर किया। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं ZBB, जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजटिंग फ्री है, सो 100 पेजेस के नोटबुक में आ जाइए। कम टू योर 100 पेजेस नोटबुक, 100 पेजेस नोटबुक में आ जाए। ZBB परफॉर्मेंस बजट। So what is ZBB? Write down the answer. What is zero based budgeting? देख सकते हो आप, पहले मैं आपको इसका मीनिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है। तो बजट में शुरुआत कहाँ से तो भी करोगे बेटा, तो आपको दिया रहेगा प्रोडक्शन है, यहाँ पे आपको जीरो से शुरुआत करनी, जीरो बेस्ड बजट। नाम में ही आपको पता चल रहा है कि आपके पास बेस कुछ नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी बेस, यू टू स्टार्ट फ्रॉम योर स्क्रैच। बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस अक्षा जो है ये खुद के पैर पे खड़ी हो रही है, अब क्या, वो बैकग्राउंड कुछ नहीं था, ये बनी, हार्डवर्क किया, और फिर खुद के नाम पे पूरा का पूरा बेटा प्रॉपर्टी खुद से। तो ये क्या होगा, ये आकांक्षा जीरो से हीरो बन रही है। और वही बेटा आपको बैकअप है, प्रिया त्रिपाठी को बैकअप है। तो सपोज उनके हस्बैंड बेटा बहुत पैसे वाले हैं, कभी भी सीए बन सकते हैं, तो उसके लाइफ में बजट कोई टेंशन नहीं। ओके, सो जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब कैसे याद रखना, ये एग्जांपल याद रखना। यहाँ पे a method of budgeting which requires each cost element to be justified। मतलब आप कॉस्ट क्यों इनकर कर रहे हो, तो ये आपको जस्टिफाई लगा तो इनकर करोगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू इनकर दैट कॉस्ट। ओके, एंड although the activities to which budgets are relates are being taken for the first time without approval, and the budget allowance is low। बजट का अलाउंस क्या रहेगा, लो होगा। क्या आपके पास विदाउट अप्रूवल आने वाले हैं, तो इसमें इन्वॉल्व क्या होती है, कौन सी एक्टिविटी, स्टेजेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेजेस। तो क्या डिसीजंस आपको लेने हैं, इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन पैकेजेस, रैंकिंग ऑफ डिसीजन पैकेजेस, देन प्रायोरिटी वाइज, देन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, एज इट इज इसको कॉपी करो 100 पेजेस के नोटबुक, 100 पेजेस के नोटबुक में इसको एज इट इज कॉपी करो। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये मेन पॉइंट्स लिख लो पहले, तो मैं
ये लिख के हो जाएगा। और एक आंसर आपको, वाई ZBB सुपीरियर देन ट्रेडिशनल। 5 पॉइंट्स है, वो लिखो। पॉइंट्स है, अब तक आप कॉन्सेप्ट सुनते रहो, जो भी मैं साइड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग सुनते भी रहो और कॉपी करो, पॉइंट्स आपको याद भी। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यस बेटा, कुछ समझ में आ रहा है आपको आकांक्षा? प्रॉपरली चालू करना है मैं एग्जाम्पल, so that you will understand it properly. Suppose आकांक्षा जो है ये assume करते हैं कि का एक बेटा ब्यूटी पार्लर है। ओके, एग्जाम्पल है बेटा। और अच्छा, तो आकांक्षा का एक ब्यूटी पार्लर है, और ये ब्यूटी पार्लर में बेटा एक हो सकता है कि इसको ये पहले साल, ये इनका पहले साल में इन्होंने क्या किया कि इनको कुछ आइडिया नहीं था, तो इन्होंने आजू बाजू के ब्यूटी पार्लर वालों को पूछा कि आप मटेरियल कहाँ से लाते हो। अभी मटेरियल जहाँ से लाते हैं वहीं से ये भी लेके आई। फॉर एग्जांपल इन्होंने लॉरियल शैम्पू यूज़ किया, उस और क्या क्या वो तो ज़्यादा पता होगा। हाँ, तो अलग अलग ब्लू कलर, ब्लैक कलर, कोई भी, तो एस कौन सा प्रोडक्ट होता है? हेयर कलर। हेयर कलर के लॉरियल, और कोई प्रोफेशन। तो ऐसे कुछ कंपनीज इन्होंने नाम दिए। तो बेटा इन्होंने भी क्या किया, आकांक्षा ने भी इसी प्रोडक्ट्स को रखा। तो आकांक्षा ने ऑलमोस्ट 3000 का शैम्पू लाया था इस महीने। तो 3000 का शैम्पू लाया, तो ये जीरो बेस बजटिंग, इसने क्या किया, बाजू वालों से लेके अपना, क्योंकि इसका नया दुकान था, तो इसने खुद से कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया, आजू बाजू वालों का एक किसी को बुलाया, उनको बोला आप कितना मटेरियल यूज करते हो, उसी हिसाब से इसके फ्रेंड्स को पूछ के इसने अपना मटेरियल का टारगेट सेट किया। पर फिर उसको एक बार आकांक्षा मुझे मिली, आकांक्षा बोली कि सर जीरो बेस बजटिंग क्या आपने कुछ सिलेबस में पढ़ाया था? मैं स्क्रैच से शुरुआत तो कर रही हूँ, तो आप मुझे बताइए कि शुरुआत करनी है तो मैंने कंपेयर किया। मैं बोला आकांक्षा एक काम कर कि तू खुद से शैम्पू बना, आकांक्षा नाम या एक के नाम। तो इन्होंने एक के नाम का खुद का ब्रांड ही क्रिएट किया। जो शैम्पू बेटा 3000 में आता था, इन्होंने देखा कि इनको ओन मैन्युफैक्चरिंग तो 600 रुपए ही लगता है 600। तो ये बाहर से लेके आती थी तो 3000, तो शी सेव 2400। और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जीरो बेस बजटिंग ही साले ने बेटा उनके फार्मास्यूटिकल
कंपनी में यूज किया, मतलब वो तो होलसेलर है, तो उन्होंने क्या किया, हरियाणा में अपना एक प्लांट डाला, हरियाणा में प्लांट डाला, और अभी जो गोलियां वो बाहर से बड़े ब्रांड से लेते थे, तो उन्होंने ओन मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। ओन मैन्युफैक्चरिंग चालू किया तो उनका कॉस्ट है ना वो ऑलमोस्ट 20%, तो ये परचेस की जरूरत नहीं लगी, शुरुआत किया, और वही प्रोडक्ट्स वो आगे के चेन में बेचते हैं। सेम प्रोडक्ट सिमिलर कंटेंट, आपने कभी सुना ही होगा, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जेनरिक प्रोडक्ट। तो जेनरिक प्रोडक्ट का बजट बहुत सस्ता क्यों होता है, क्योंकि ये लोग रिसर्च नाम की चीज नहीं रहते, किसी का फॉर्मूला उठाते और कॉपी पेस्ट करते, थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट चेंज करना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर उनके खुद के पेटेंट्स होते, तो कॉपीराइट्स पेटेंट्स होने की वजह से ये एक प्रकार का एक सेविंग होता है। तो ये जीरो बेस बजटिंग है। जीरो बेस बजटिंग मतलब ट्रेडिशनल वे में कुछ करना ही नहीं है, ट्रेडिशनल वे में कुछ करना ही नहीं है, स्क्रैच से वापस खर्चा शुरू करना है, कि आपने कितना बचाया, और ये अकाउंट फॉर होगा। अभी आप मुझे बताइए, इसके फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या होगा कि जीरो बेस बजटिंग में हो सकता है कि आपका रिसर्च, आप सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर में आपका क्वालिटी का प्रॉपरली हो सकता, तो ये इस बड़ी कॉस्ट तो बचा लिया आपने, पर उसके सेम लेवल पे क्या हुआ, सेम लेवल पे आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो गया कि सेम लेवल पे आपने प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिया लोगों को। तो ये शैम्पू एक के लगाया और बाद में समझ में आया कि लड़की गंजी हो गई, तो ये कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि इन्होंने अपना शैम्पू तो यूज किया, पर एट द सेम टाइम वो क्वालिटी नहीं था जो बेटा प्रोफेशनल जो ये बता रही है, तो वो शैम्पू था या लॉरियल का था, तो वो यूज नहीं किया, तो इसके कारण में ये बेटा लड़की ने बाल कलर करने आई थी और जाते टाइम बेटा गंजी होके गई, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ये चीजें समझ लो, जीरो बेस बजटिंग मतलब एक टाइप का फायदा भी है, एक टाइप का नुकसान भी है, पर अपने को ये इतना अभी हम लोग एक बार याद कर लेते कि पॉइंट्स याद हो रहे क्या नहीं। जीरो बेस बजटिंग, तो आकांक्षा का एग्जांपल याद रह जाएगा, मेथड ऑफ बजटिंग विच रिक्वायर्स ईच कॉस्ट एलिमेंट, मतलब वो हर कॉस्ट जितना भी वो खुद से ब्यूटी पार्लर में लेके आ रही है, टू बी स्पेसिफिकली जस्टिफाइड, जस्टिफाइड हुआ तो ही वो बाहर से परचेस कर रही है, अल्दो द एक्टिविटीज फॉर विच बजट रिलेट्स आर बीइंग टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आकांक्षा का खुद का प्रोडक्ट है, लोगों पे डायरेक्ट अप्लाई कर रही है विदाउट एनी अप्रूवल, तो ये पिछला कुछ भी लेना देना नहीं है, तो इसका कुछ बजट ही नहीं है। अभी ये इसने क्या किया, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेज, तो ये शैम्पू बनाना था, इसका डिसीजन खुद से, तो आइडेंटिफाई एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेज, तो इसने क्या किया, शैम्पू बनाना है। फिर इसने इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन पैकेज, अभी उसने अलग अलग लोगों को कांटेक्ट किया, मुझे शैम्पू बनाना है, ये तो मैं फिक्स किया। अभी इवैल्यूएशन मतलब ये 4-5 लोगों को, अलग अलग मैन्युफैक्चर को मिली, जिसके मतलब रॉ मटेरियल जहां से लेने वाली है तो उनको मिली, तो ये इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन पैकेज। फिर उसने कहां से लेना है उसका रैंकिंग किया, और फिर उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और उसके बाद जेडबीबी का सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि ये और ट्रेडिशनल से सुपीरियर क्यों है, क्योंकि ये जेडबीबी प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक बेस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या होता है, आप पिछला कुछ नहीं कि ऐसे ही फॉलो करते आ रहे, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग खुद का कुछ तो अलग करेंगे, ये जेडबीबी में होगा। आया समझ में। सो ये ऐसा नहीं है कि पिछले सालों का जो हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम से बजट करते आ रहे वही बजट आगे कंटिन्यू कर रहे, नहीं होगा ये। तो ZBB gives opportunity for management to allocate resources to different activities after a proper cost benefit analysis. तो proper cost benefit analysis किया जाएगा। ZBB assigns the functions for which are critical for achieve objectives. तो जो critical decisions है वो भी आप लोग ले सकते हो, ये assign करता है functions. ZBB provides a base for a system of management by objective. तो MBO ये दो टाइप के होते हैं, एक MBO और एक MBO मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। तो ये दो में से ये ऑब्जेक्टिव जो सेट किया है उसके हिसाब से ZBB भी आगे आगे चलता रहता है। ZBB हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्टेजेस एंड देयर एलिमेंट्स। तो आप ट्रेडिशनल से कुछ भी नहीं करते हो, तो आप जो पिछला है वही कंटिन्यू करते हो, तो इससे अच्छा ZBB जो है वो स्क्रैच से शुरू कर। आप लोगों को भी बेटा क्या था आपने ये का लाइक ओपनिंग अ स्टार्टअप। यस बेटा अब्दुल, वेरी गुड बेटा। ZBB एक टाइप का एक स्टार्टअप ओपनिंग करने के लिए जहां पे पिछला बेस ही नहीं है वहां पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बदल रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं परफॉर्मेंस बजट पे। व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या शॉर्ट नोट, पहले तो हम लोग शॉर्ट नोट ऑन परफॉर्मेंस बजट देखते हैं। तो परफॉर्मेंस बजट मतलब क्या, इट्स अ टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग बजट्स फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू।
इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, टर्म्स ऑफ फंक्शन, तो ये टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग, इसको एरो करके बाद में बजट फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यूज, एंड इसके नीचे एरो करके इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, याद रखो। तो इट एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोथ ऑफ फर्म एंड मीट्स द डायनामिक नीड ऑफ ग्रोइंग क्लाइंटेल एंड कस्टमर। तो आपके कस्टमर्स बढ़ने के लिए आप परफॉर्मेंस बजट बताते। परफॉर्मेंस बजट मतलब क्या? एस्टेब्लिशिंग अ मीनिंगफुल फंक्शन प्रोग्राम एंड एक्टिविटी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, तो ऑपरेशंस के क्लासिफिकेशंस करना, ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट in accordance with above classification, then establishing suitable norms, yardstick, work units of performance and unit cost wherever possible under each program and activity for their reporting and evaluation, last में monitor। पहले तो establish functional program, bringing the system, establishment of suitable norms, monitoring। ओके, तो ये 4 कीवर्ड्स है परफॉर्मेंस बजट के। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस बजट का, प्लीज कृपा करके लिख लो एक परफॉर्मेंस बजट की शॉर्ट नोट। एग्जाम में आया तो मुझे एक भी क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ा हुआ नहीं चाहिए। लास्ट पार्ट है परफॉर्मेंस बजट, तो लिख लीजिए जल्दी से, 100 पेजेस के नोटबुक में लिख लीजिए। मैं आपको देता रहो साइड। ये कल ही अपना बजट डिसाइड हुआ था बेटा, होगा तो आप लिखते रहो, मैं आपको बजट आने के बाद जो भी परफॉर्मेंस बजट मतलब आपने टैक्स पेयर से कितना टैक्स कलेक्ट, एट द सेम टाइम आपने पुट लिया, लोगों से पैसा लिया, एज अ गवर्नमेंट आउटपुट दिया, मतलब मैंने रोड्स कैसे, मेरा वेलफेयर एक्टिविटी चल रहा है, या गवर्नमेंट ने क्या डेवलपमेंट किया, ये जो है ना ये परफॉर्मेंस है। पुट के साथ आउटपुट कैसे किया, ये एग्जाम्पल दिमाग में रखो तो आपको इजीली वापस तैयारी आपको। तो यहाँ पे कॉस्ट एंड रेवेन्यूज का आप बोल सकते हो कि मिलाप है, दे आर इंटर रिलेटेड, और आप परफॉर्मेंस को चेक करते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बस हम लोग खर्चा करते,
तो इसके कुछ एडवांटेज मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो सिखाने वाले बहुत कोई लोग हैं, पर अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो समझो मैंने एक एम लेके चल रहा हूं कि भाई मैं ये बच्चों का, हमारी आकांक्षा को मैं कॉस्टिंग में एग्जम्पशन लेके आऊंगा, तो ये 60 प्लस का टारगेट है मेरा। पर मैं आकांक्षा को सिर्फ, अभी इसमें फायदा क्या है कि मैंने आकांक्षा को ऐसा इनपुट दिया कि वो 60 प्लस लाएगी, इसके लिए मैंने इनपुट दिया, उसने फीस पे की, एट द सेम टाइम उसने बेटा परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया और उसका अल्टीमेट रिजल्ट भी अच्छा आया। ओके, सो आकांक्षा को 70 मार्क्स, और मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा था जो हिसाब से मैं उसको मार्क्स स्कोर होने चाहिए। अभी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि ऐसे कुछ चीजें होंगी जो मैंने उसको बतानी चाहिए थी उसके लाइफ में सक्सेस होने के लिए, पर मैंने उसका स्टडी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रखा। बराबर है आकांक्षा? तो ये परफॉर्मेंस बजट मतलब रेवेन्यू मुझे अच्छा मिला, रेवेन्यू मतलब हम यहाँ पे इंटरप्रेट करें, यहाँ पे रेवेन्यू आकांक्षा के लिए होगा, नॉट संकेत सर के लिए। तो आकांक्षा के लिए रिजल्ट अच्छा आया, पर एट द सेम टाइम कुछ चीजें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड उसने स्टडी किया, कुछ मार्केट रिलेटेड स्टडी या बजट्स ये सर ने कुछ बताया नहीं, रियल लाइफ में क्या चल रहा है ये उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करवाया। पर यहाँ पे फायदे भी है और नुकसान भी। आया समझ में? तो परफॉर्मेंस बजट में आप लोग बाकी फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देते हो, ओवरऑल सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते हो। सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है परफॉर्मेंस बजट। तो एकदम सिंपल यहाँ पे होगा क्या, क्या टेक्निक है, कैसे आपने आपकी कॉस्ट को और आपके रेवेन्यू को कनेक्ट किया, और डिफरेंट फंक्शंस को कौन से माध्यम से कनेक्ट किया, कॉस्ट कितना और उसका रेवेन्यू। और यहां पे आपको एक प्रोग्राम एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मुझे आकांक्षा का पूरा स्केड्यूल देना पड़ेगा। देखो आप अभी रिलेट कर सकते हो ये एग्जांपल को, ये एग्जांपल बेटा कहां तो भी लिख के रखना, ब्यूटी पार्लर ऑफ आकांक्षा। ये परफॉर्मेंस बजट में सर ने क्या एग्जांपल दिया था, परफॉर्मेंस बजट में स्कोर फॉर आकांक्षा। ओके, ये परफॉर्मेंस, तो मैंने एक प्रोग्राम उसके लिए एस्टेब्लिश से, कुछ तो याद रखने का तरीका है। प्रोग्राम मतलब क्या, मैंने उसका दिन भर का स्केड्यूल करके, बराबर है। दूसरा, अभी ये सिस्टम, मैंने एक प्रॉपर सिस्टम, सिर्फ शेड्यूल ड्रॉ करना नहीं, उसको ये करने के लिए मैंने बेटा उसके ऊपर बहुत सारे वॉच रखे हुए हैं कि तू तेरा फोटो निकाल के दिखाएगी, ये इसमें पढ़ाई कर रही थी, यहाँ पे तू ये वीडियो कॉल्स में रहेगी, ये तू कौन से प्लेस पे जा रही है। तो ये एक सिस्टम मैंने डेवलप करके, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि भाई मुझे ये एस्टैब्लिश, ये प्रोग्राम दे दिया, नहीं, मुझे उसके पीछे एक सिस्टम लगाना। सिस्टम लगाने के बाद उसके रूल्स भी रहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कुछ नॉर्म्स रहेंगे, और उसके बाद ये पूरा का पूरा उसका रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट निकलेगा या मंथली रिपोर्ट या 15 डेज का रिपोर्ट की आकांक्षा इतना पढ़ रही है तो ये मंथली रिपोर्ट। तो ये कुछ चीजें दिमाग में रखो, अपने आप को रिलेट कर सकते हो। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से थोड़ा अलग थ्योरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि फ्लेक्सिबल बजट में क्वेश्चंस थे डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर परसेंटेज, और बेटा कितना भी किया तो ये लास्ट डे के पहले भी रीड किया थ्योरी वो भी याद रहने वाला है। पर मेरा एक ये रहेगा सजेशन, हर हफ्ते में एक एक बार पिछला थ्योरी याद करो, एटलीस्ट की पॉइंट्स याद करो, डिस्कस करते रहो, कुछ को रिलेट करने का एक तरीका देखो। जैसे मैंने जीरो बेस्ड बजटिंग में आपको ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल दिया था, इसमें मैंने आपको आकांक्षा का परफॉर्मेंस फॉर एग्जाम ये एग्जांपल दिया। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन कि कौन से पॉइंट्स है जो परफॉर्मेंस बजटिंग में ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करने चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स organization should consider performance budget. Significance are the facts in the reports reliable, does it either call for action, the effect of action, timeliness, how late can the information be and still be for use, what is the earliest moment at which it could be used if available। तो जल्दी से जल्दी कब अवेलेबल होगा तब हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। एक्यूरेसी, हाउ स्मॉल शुड बी द इनएक्यूरेसी विच डजंट आफ्टर द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। वापस से मैं बता रहा हूं कि परफॉर्मेंस बजट के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने ध्यान में रखने चाहिए जब आपको बजट डिसाइड करना है। तो सिग्निफिकेंस, टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएटनेस, and then discrimination
एंड यदि आपका परफॉर्मेंस एंड लास्ट में प्रेजेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, एक बार मैं इसके पॉइंट्स आप लिख के रखो। मेन पॉइंट सिग्निफिकेंस, टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएटनेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजेंटेशन। बस इतने पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिडर। बाकी अंदर का आपको बेटा मॉड्यूल में से ही पढ़ना पड़ेगा। 100 पेजेस की नोटबुक आपको दे सकता हूँ बना के, पूरे पॉइंट्स कॉपी पेस्ट मत करो। तो यहाँ पे हाँ यही आंसर होगा, वही वही कॉपी करता हूँ और उसको शॉर्ट में बनाता हूँ, डोंट वरी, सेम आंसर है। अब सिर्फ पॉइंट्स लिखो 100 पेजेस के, बाकी कुछ अंदर का आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा तो भी बाद में आपको बेसिक समझ में आ गया ना क्या है। मुझे पता है थोड़ा हमारी एग्जाम प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी बेस्ड होती है, बहुत बोरिंग पार्ट है, याद भी नहीं आता बाद में, पर स्कोर करने यूज करना। तो आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए। मुझे बजट की थ्योरी कितने पेजेस में बता सकते हो आप लोग? 100 पेजेस की नोटबुक कितने पेजेस में बैठ गई आपकी बजट की थ्योरी? 3 पेजेस में मैंने आपका पूरा थ्योरी बिठा दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बजट का और कुछ पॉइंट्स कुछ छूट गए क्या, एक बार बता देता हूँ। आप मॉड्यूल में से एक बार रीड कर सकते हो। तो मेरा ये लास्ट पार्ट जो होगा, बजट का कुछ पार्ट बचा होगा, तो इसमें आगे का एक क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, ये आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद ही समझ में आएगा, तो इसको लिख के रखना। आफ्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी है, तो मैं अभी 26 ये नहीं कवर करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है जो 2000 में आया था, 2000 में आया था, लास्ट क्वेश्चन है, कि हम लोग कर लेते। बाकी मेरे साइड से ऑलमोस्ट प्लीज 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 कृपा करके स्टडी क्वेश्चन परसों और संडे तक सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग भी अपना 2-3 दिन, कल हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग लेजर की पूरी थ्योरी होगी, तो कल कल हम लोग स्टार्ट तो कर देंगे। 2 दिन आपको स्टडी में सॉल्व करने के लिए आपका शेड्यूल देखो, मैं कोई भी बैच नहीं लेता हूँ कि आप लोग तुरंत ये बैच का शॉर्टकट सिर्फ सिखाते 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 जाऊंगा। एट द सेम टाइम आपको कंप्लीटली वो टॉपिक समझ के लेना। कोई भी, मेरा एक और रिक्वेस्ट होगा, कोई भी टेस्ट जो ऑनलाइन मिल रही है या आप किधर भी फिजिकली जाके दे सकते हो, जैसे हमारा टॉपिक सीखते हो जाएगा, तो 3-3 टॉपिक का टेस्ट ज्वाइन करो। दिस डू यू बेनिफिट। आप एक बार, हो सकता है सपोज आपने दूसरी लिए रहेंगे तो अच्छी बात है, हो सकता है तो पुणे ब्रांच को भी एक बार कांटेक्ट कीजिए, तो मैडम के हिसाब से ले, तो उस हिसाब से भी देखो। और आपने दूसरी जगह से ऑनलाइन लिया रहेगा, टॉपिक वाइज कोई टेस्ट रहेगा तो वो भी लगा लो, तो ये बेनिफिट होगा आप लोगों को। तो टेस्ट फायदा क्या होगा कि एग्जाम में आपको एकदम से ऐसा टेंशन वाला काम नहीं होगा। तो ये लास्ट के 2-2.5 महीने बचे, तो एक सिर्फ मैं आपको ये पास होने के लिए कुछ तरीके बता रहा हूँ, सॉल्विंग 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 नहीं। अभी संडे के दिन आपको करना क्या है, वो पहले चैप्टर एम्प्लॉय कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, फिर पहला चैप्टर था आपका कॉस्टिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, वहां से शुरुआत करने की और 4 चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करना। संडे टू संडे ये आप लोगों का काम रहेगा, मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मेरा सिर्फ टारगेट देने का काम रहेगा। सैटरडे संडे जो 2 दिन फ्री मिल रहे तो उसको यूटिलाइज कीजिए, ओके। और बजट के जो क्वेश्चंस आपके बाकी है तो वो देख लीजिए, वो आपके पास की है, ने कैसे सॉल्व किया है। A+ कैटेगरी के क्वेश्चंस जो भी रहेंगे, तो वो क्वेश्चंस आप लोग वीडियो में देख वापस एक बार वो क्वेश्चन फटाफट फटाफट देख, 1.5 के 2 के। तो ये था हमारा पूरा का पूरा बजट चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, a company prepared a budget for the year, direct material, direct labor, factory overhead, variable overheads and fixed overhead, selling and administration overhead, profits and sales, okay. After evaluating, yes, यहाँ पे half yearly performance, it was observed that company would be able to achieve only 80% of the original budgeted, okay. So 80% ही अचीव कर पाई।
द रिवाइज बजटेड सेल्स एज इन्वेस्टिगेट was about estimated 1080 lakhs after taking into account सेलिंग प्राइस में रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस 10%। तो रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस कितना हुआ है बेटा 10%। कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सोचिए। आपको एग्जैक्टली 5 मिनट दे, एग्जैक्टली 5 मिनट। 8 मार्क का क्वेश्चन, रफ पेज लीजिए और रफ पेज पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए कौन सी कॉस्ट चेंज होने भी आना ही चाहिए इस लेवल। ये क्वेश्चन 5 मिनट है, लास्ट का क्वेश्चन है। कोई भी नाराज मत करना और प्लीज आंसर मत देखना, आंसर मत देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। भी कुछ समझ क्वेश्चन में नहीं भाई, कैसा हो जाएंगे ना। नहीं ना बेटा, को थोड़ा सा दिमाग आफ्टर यहाँ पे पार्थ बेटा आपसे बनता है स्कोर कर पे। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपको तो समझा ही नहीं हुआ क्या, ये तो कांड हो गया मेरे। ऐसा क्वेश्चन आया रहता तो एग्जाम में तो 100% वाट लग गई। अभी देखो, ये परसेंटेज टू टोटल सेल्स दिए। 2 मिनट को समझ गया तो अच्छी बात है,
मुझे पता है 90% स्टूडेंट को समझा ही नहीं होगा, तो पहले मैं आपका वे बताता हूँ कि कैसे सोचना। तो आपको 100 रुपीज का ब्रेकअप तो मिला है। 100 रुपीज का ब्रेकअप क्या है? 40% इज डायरेक्ट मटेरियल, लेबर है परसेंट, फिक्स ओवरहेड भी है, फिक्स ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड भी है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वेरिएबल, फिक्स, प्रॉफिट एंड, तो ये 100 का ब्रेकअप हमें मिल गया। After evaluating half yearly performance, slowly reading, it was observed that company would be able to achieve only 3% of budgeted। तो मेरा सेल्स यदि 100 होगा तो मेरा ये बजट किया था मैंने, तो मेरा एक्चुअल सेल्स जो है ना सिर्फ %। द रिवाइज्ड budgeted sales we say above was estimated at 1080 lakhs revised budgeted। रिवाइज करूंगा तो रिवाइज सेल, और ये रिवाइज सेल्स जो है ना वो 80% होना चाहिए, और 1080 lakhs आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट रिडक्शन इन प्राइस बाय 10%। मतलब ये भी मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया। तब यदि मेरी सेलिंग प्राइस 100 होगी तो आज मैंने रिवाइज करके कितना लिया, 90। मतलब उसमें भी मैंने रिवाइज किया। तो मैं समझने की कोशिश करो, रिवाइज नहीं किया रहता तो 90 नहीं हुआ रहता, 100 हुआ रहता, तो कितना हुआ रहता, 100। So 90 is 1080, 90 is 1080, 90 is 1080। So what is my 100 rupees value बेटा, 1200, and this is my revised sales, this is my revised sales। Got the concept now? और ये रिवाइज सेल्स की फिगर हो जाएगी, तब वो 10% रिड्यूस किया नहीं रहता, बराबर है। तो मैंने बजट सेल्स कितना किया होता, बजट सेल्स 15। पहले मैं 1500 के हिसाब से ये बजट निकालेगा। 1500 मेरा सेल्स है ओरिजिनल, तो उसका 40% कितना हुआ, चलो जल्दी जल्दी बताओ। 40% 600, 20% 300, 150, 150, 1500 का 5, 25 ना, 100 का 12, 180, 40 प्रॉफिट, बराबर है। अभी मैं सेल्स ये ओरिजिनल 1500 पे था, अभी मैं कितने पे लेके आया उसको, 1200 के हिसाब से, पर 1200 की मैंने सेलिंग प्राइस डाउन कर दी। 1200 की सेलिंग प्राइस मैंने कितने से डाउन कर दी, 10%, वो मेरा 1080 हुआ। सेलिंग प्राइस सिर्फ डाउन हुई, बाकी कॉस्ट डाउन नहीं होंगे, बाकी कॉस्ट डाउन नहीं होंगे। अभी जो मैं 1080 इंटू 40% नहीं करेगा, 1080 नहीं, मैं 1200 इंटू 40% करूंगा। कितना आया, वेरिएबल है ना, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल हो जाएगी 1200 का 40%, डायरेक्ट लेबर वो भी वेरिएबल हो जाएगी 1200 का 20%, 240। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल ये भी 120 होगा, पर फिक्स 150 रहेगा, फिक्स सेम रहेगा, बराबर है। फिर 1200 का 5%, हाँ, और ये 180 वैसा ही रहेगा बैलेंसिंग। तो 1080 में से ये माइनस करो, 1080 में से माइनस करो, 480, 240, 120, 150, 60, 180, माइनस में लॉस आ रहा है मेरा, लॉस ऑफ रुपीज। इंपॉर्टेंट इतना ही था, डेटा 1200 के हिसाब से निकालना है, सेलिंग प्राइस 1080। डेटा पहले एक तो ओरिजिनल वैल्यू भी नहीं दी थी एंड रिड्यूस्ड वैल्यू भी नहीं दी, बराबर है, रिवाइज वाली, सिर्फ रिवाइज सेलिंग प्राइस दी थी, और एक डेटा था रिवाइज सेलिंग प्राइस जिसके ऊपर से पूरा आपको कैलकुलेशन करना। आपको सिर्फ क्या दिया था, रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस। देखो रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस एट, मैं आपको अभी इसका सारांश बताता हूं, कंक्लूजन। रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस एट 80%, रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस एट 80%, ये 1080। जो आपने कितना रिड्यूस किया, रिड्यूस्ड बाय
10%, बराबर है। फिर रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस, रिड्यूस नहीं, अभी ओनली सेलिंग प्राइस एट 80% निकल, ये दूसरा स्टेप, ये गिवन था, ये स्टेप 1 निकल। और ये कौन सी प्राइस है? रिवाइज सेलिंग प्राइस। कौन सी प्राइस है? रिवाइज सेलिंग प्राइस। कैसे निकाली? 100, 10, 90, 90, 1080, तो 100 के लिए तो ये 1200 रुपया रिवाइज सेलिंग प्राइस एट 80% विदाउट रिडक्शन, रिवाइज था। ये रिड्यूस्ड रिवाइज सेलिंग प्राइस, ये रिड्यूस्ड रिवाइज सेलिंग प्राइस थी, गिवन जो है उसके ऊपर से क्या निकाला? रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस एट 80%। एंड अभी क्या निकालूंगा स्टेप 2 पे? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एट और ओरिजिनल बजट पे 100%। तो ये 1200, सॉरी अभी कैसे निकालूंगा? 80, 80 के नीचे 1200, तो ये था आपका पूरा का क्रॉस मल्टीप्लाई। और एक बार 1500 मिला तो ओरिजिनल बजट आ जाएगा। ओरिजिनल बजट के ऊपर से फिक्स को फिक्स ही रखेंगे एंड फिर 1200 के ऊपर दूसरा बजट लिखेंगे, पर सेलिंग प्राइस 1080, प्राइस 1080, डेटा मटेरियल 1200 के हिसाब से, लेबर 1200 के हिसाब से, वेरिएबल एक्सपेंसेस 1200 के हिसाब से, फिक्स एक्सपेंस 1500 के हिसाब से, फिर बजट। अच्छा क्वेश्चन था और मुश्किल भी नहीं। बेटा आप लोग है ना स्टेप्स ही नहीं लगाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसा नया क्वेश्चन आने के बाद आकांक्षा को ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा होने लगता, ये क्या नया? और फिर सर ने एक्सप्लेन करने के बाद और उसमें आंसर में कुछ तो ये क्या दिया, पहले तो मन आपका जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हार्ड कॉपीज ले, मैं इसलिए क्वेश्चंस का सेट दिया हुआ है। आपके पास आंसर्स ही नहीं रहेंगे तो देखोगे ही नहीं नीचे। पर कैसा होता है स्कैनर में अपने आप नजर तो चली जाती है, होता है ना, ये स्कैनर रहेगा तो ध्रुवी देख, ध्रुवी के पास आंसर का सेट ही नहीं है ना बेटा, ध्रुवी सिर्फ क्वेश्चंस है। तो उनको ये पता है कि मुझे क्वेश्चन देख के जो मैं दिमाग लगाएगी वो लगाएगी, क्योंकि मेरे पास आंसर ही नहीं, क्या है करेक्ट क्या नहीं है वही पता नहीं, सर तो लेने ही वाले। तो यही मॉड्यूल में प्रॉब्लम होता है। मॉड्यूल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग पहले आंसर को देखते हैं। तो ये बंद करो, खुद का दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं था। और ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का, आफ्टर इवैल्यूइंग हाफ ईयरली परफॉर्मेंस, slowly it was observed that company would be able to only 80% of original budgeted sales। मतलब मेरा जो रिवाइज सेल्स हुआ है वो कितना है? रिवाइज सेल्स ये 80% ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल सेल्स पता नहीं। ओके, द रिवाइज बजटेड सेल्स एज एनविसेड, कि उसमें हमने इंक्वायरी किया तो ये समझ में आया कि उसकी सेलिंग प्राइस डाउन कर दी 10%, मतलब रिवाइज में भी रिवाइज किया है। तो पहले मैं रिवाइज पे आऊंगा और रिवाइज के ऊपर से मैं ओरिजिनल पे आऊंगा, फिर ओरिजिनल के ऊपर से पूरा इंफॉर्मेशन लिखूंगा और वहां से लेके फिर मैं अपना नॉर्मल रिवीजन वाला प्रॉफिट और लॉस ढूंढूंगा। 1500 का डेटा ये किसके लिए है? ये ओरिजिनल डेटा है। ओरिजिनल डेटा में से कौन चेंज नहीं होंगे वो तो आता है, लोग ओरिजिनल तक पहुंचे ही नहीं। 8 मार्क और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सब आपको कॉन्सेप्ट पता होती है पर आप ऐसे डेटा पे पहुंचोगे ही नहीं, और वहां पे फिर आपको लगेगा कि आप फ्लो से जाइए। मैं आपको बता दूं, देखो प्रेजेंटेशन में तो देखो कैसा मैं प्रेजेंट करूंगा इसको, और आईसीआई का प्रेजेंटेशन देखोगे तो टोटली कुछ अलग लेवल करे। तो बताता हूं मैंने आईसीआई ने भी कैसे प्रेजेंट, बराबर है। चलो रेड पेन से लिखो सबसे पहले। यस ध्रुवी, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बेटा। कल से सेशन मिस मत करना, कल से नया टॉपिक चालू होगा। कोई भी स्टूडेंट, कल कॉस्ट लेजर अकाउंट है तो कल मैं फॉर्मेट्स वगैरह बता दूंगा आपको, अकाउंट्स का पार्ट होगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले लिखो स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड बजटेड ब्रैकेट में लिखो एट कितना परसेंट? 80%। आफ्टर कंसिडरिंग रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। कितना रिडक्शन हुआ है सेलिंग का?
8%। तो मैं कैसे बताऊं इसको? रिवाइज्ड बजटेड सेल बिफोर reduction in price, reduction after reduction in selling price. Before reduction in selling price 100 था, reduction कितना हुआ 10, 90, अगर 1080 लिखूंगा क्या मेरा 1200, 1200 ये मेरा at 80% before reduction in selling। समझ में आया क्या? Step 1 understood? Do we understood step 1? प्राची शुक्ला जी आप बीच में ज्वाइन हुए थे फिर भी। Step 2 calculation of original budgeted sale परसेंट पे ओरिजिनल सेल एट 100 revised at 8 1200 ओरिजिनल सेल्स 1500 में से क्या क्या चेंज होगा बेटा? अभी वेरिएबल कॉस्ट बराबर है, आप लोग कर सकते हो तो इसका शोइंग ब्रेकअप। ओरिजिनल बजट कितने यूनिट्स पे? 1500, वाइज बजट 1080 पर डेटा किसका यूज करोगे? यहाँ पे डेटा 1200 का, ये याद रखो। एक्सेप्ट सेल्स पूरा डेटा 1200 का यूज करना है, सिर्फ सेल्स रिड्यूस पे ही बताना पड़ेगा क्योंकि वो रिडक्शन है ना प्रॉफिट और लॉस ढूंढने का। बाकी सब डेटा 1200 से आएगा। कौन कौन? ओनली वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो ये 1500 का कितना परसेंट था बेटा? 40% था ना? कितना परसेंट था 1500 का? 20। लास्ट वाला फिक्स ओवरहेड 1500 का परसेंट और ये 1500 का सेम ही रहेंगे। तो ये सेम फिक्स ओवरहेड सेम रहेंगे और लास्ट में प्रॉफिट और लॉस। दिख रहे हो क्या? तो था स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ ओरिजिनल एंड रिवाइज बजट का और अब्दुल इजी नाउ। अब्दुल इजी आया था आपको बेटा? अब्दुल ये गुड बेटा। आवाज नहीं आ, चलो करो। एक सेकंड इंडेक्स लिख लो सिर्फ, फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और कंप्लीट करो। मैं इंडेक्स बता देता हूँ, फिर आप लोग इसका शॉट ले लो और कंप्लीट करो। और जो भी बच्चे रिकॉर्डेड में देखते हैं वो टॉप करके लिख बाद में। तो हाँ, फर्स्ट वन लिखिए यहाँ पे। वी हैव टू फाइंड आउट ओरिजिनल सेल्स ओरिजिनल using revised reduced sales data।
और जो आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखे ना, कॉपी पेस्ट। स्टेप 1 और स्टेप 2 आपने जो भी लिखे ना, वो कॉपी पेस्ट करो इंडेक्स में, ताकि आप बाद में रिवीजन करते टाइम आपको बस उतना भी याद आ गया तो भी काफी है। ओके, चलो उसको कॉपी करो और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। विल मीट टुमारो एट 2 o'clock, 2 to 3:30 कल का सेशन, परसों का और नरसों का, मतलब 2 दिन आपका सॉल्विंग सेशन रहेगा। आप खुद पीवाईके और ये कर लोगे रिविजन्स, और मंडे से हम लोग कॉस्ट ले जा। बजट बड़ा चैप्टर था, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या क्या स्क्रीनशॉट, क्यू, बाय बाय, ये है।